मुगल एम्पायर शुरू हो गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री. बिगिन टू क्रम्बल in the 18th century. Due to its inner conflicts. Point number 2, Mughals failed to create any national feelings. नेशनल फीलिंग्स को अंडरलाइन करेंगे. among its heterogeneous population. Next point, revolts and desertions. Revolts and desertions were very common. Next point, principle of survival of the weakest. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना ना आपने. प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट बिकेम ऑपरेटिव अमंग मुगल्स. मतलब औरंगजेब के बाद मतलब जो वीक था, चूंकि जो और पावरफुल नॉवेल्स थे वो अपने हिसाब से मुगल्स में ही निकाल करके लोगों को राजा बना रहे थे. बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी आप देख रहे हैं सारे ये इंटरनल इंट्रीग का ही रीजन था कि कभी जहांदार शाह बन गया, कभी फर्रुखशियर बना, एंड ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए बने हैं. तो जो वीक होता था उसको बना लेते थे वो, क्योंकि नाम पब्लिक एट लास्ट तो मुगल्स को ही मानेगी, उन्हीं के वंशज को ही मानेगी, एक्सेप्ट करेगी, लेकिन चला नीचे रहे थे. ठीक है, तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट बिकम ऑपरेटिव अमंग मुगल्स. नेक्स्ट पॉइंट, पावर हंग्री सूबेदार्स. पावर हंग्री सूबेदार्स ऑफ बंगाल, अवध, and Deccan behaved as a semi-independent rulers. And they solicited the help of traditional enemies. हंगर और थर्स्ट जो है ना बहुत खतरनाक चीज है. आपको भूख लगे तो थोड़ी बहुत देर तो मैनेज कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? एक दिन कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे. भूख से मरने की तड़प बहुत ही खतरनाक होती है. भूख प्यास, तो जैसे खाने की भूख होती है वैसे ही सत्ता की भूख होती है. ठीक है, और सत्ता की भूख बड़ी खतरनाक होती है, लग्जरी की भूख होती है, वेल्थ की भूख होती है ना. तो ये जो मैंने बताया था वसाल स्टेट्स होते थे फ्यूडल सिस्टम में, उसी तरह ये नवाब जो थे ये यहां पर राजा के वसाल होते थे, और इनको एरिया दे रखे थे धीरे धीरे कि तुम बंगाल देखोगे, तुम अवध देखोगे, कोई दक्कन का एरिया देखेगा. और राजा अगर कमजोर है, औरंगजेब तक तो बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम रहता था, औरंगजेब लास्ट तक वीक होते गए फिर भी उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइट रखा. लेकिन जैसे ही औरंगजेब के बाद के जो लोग आए, इनएफिशिएंट लीडर अगर किसी भी पोजीशन पे बैठेगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन लेटर और सूनर खत्म हो जाएगा. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर बैठा हुआ बॉस करप्ट हो जाएगा, मोरली करप्ट हो जाएगा, कैरेक्टर से करप्ट हो जाएगा, तो वो बहुत जल्दी उसका
गिरना सबको है। बुद्ध ने कहा कि नथिंग इज परमानेंट। मुगल्स को भी जाना ही था। अगर वो आगे के लीडर थोड़े और स्ट्रांग रहते तो हो सकता 200-300 साल और रहते यहां पर। लेकिन चूंकि वो वीक होने लगे, मोरली कैरेक्टर से वीक होने लगे, इसलिए उनके जो नीचे लोग थे, जो स्ट्रांग थे, जो डेडिकेटेड थे, जो डिसिप्लिन थे, और जो नवाब थे, वो अपने अपने एरिया में सेमी इंडिपेंडेंट घोषित हो गए। सेमी इंडिपेंडेंट का मतलब ठीक है नाम के लिए राजा हैं, लेकिन यहां चलेगी हमारी पब्लिक भी उन्हीं की मान रही थी, क्योंकि इमीडिएट किंग तो उनका, इमीडिएट लॉर्ड तो वही है, उनको तो खाली नाम के लिए रेवेन्यू देना था। और आप आगे देखेंगे इसमें कि कैसे बंगाल अलग हो गया मुगलों से, कैसे अवध अलग हो गया, किस तरह से ये सारे सेमी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब क्या हुआ, चूंकि इनके अंदर भूख है और ये देख रहे हैं कि मेरा बॉस तो अब जाने वाला है, तो पाला पलटते थे, ये अलायंसेस करते थे। कभी मराठाओं को साथ दे दिया, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉयल नहीं थे वो। अगर वो लॉयल रहते, बॉस कोई बात नहीं, कमजोर हो गए बॉस, नीचे खड़ी है सेना मजबूत, क्योंकि उनकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क था, जस्ट बिकॉज देवर उनको देवर आफ्टर द पोजीशन इन देयर एरियाज, वो अपने अपने एरिया के राजा होना चाहते थे। तो अब क्या आप देखेंगे, अब इस वक्त सिचुएशन आप समझिए, दो सिचुएशन आप देखिए, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में अब मुगल की स्थिति देखो भाई, कि इतने साल तक मुगल राजा रहे, अब उनके जो साथी नीचे थे वो गड़बड़ करने लगे। अब हम दो पोजीशन पर चर्चा करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, क्या है नॉर्थ इंडिया में, देखिए इस वक्त ये मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब के बाद की। ठीक है, एक तीन पावर है नॉर्थ इंडिया में, तीन ही पावर दिखाई पड़ेंगे आपको। एक दिखाई पड़ेगी मुगल्स की, दूसरी पावर है अफगान्स की, और तीसरी पावर जो है वो मराठाओं की है। ठीक है, इनके बीच का आपस का कॉन्फ्लिक्ट है। अफगान अफगान्स जो है इस वक्त, अफगानी जनरल है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, हालांकि उससे पहले नादिर शाह ने आकर के क्या किया मुगल्स के साथ आपको पता है, और अहमद शाह अब्दाली ने मुगल्स को वीक किया, और इधर मराठाओं ने भी मुगल्स को वीक किया लगातार। ठीक है, तो ये मुगल्स तो बेचारे इन दोनों की वजह से नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल मान के चलिए जीरो पे आ गए एक तरीके से। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम हुआ क्या कि इस अफगान का और मराठाओं का बैटल होता है, जिसमें मराठा अल्टीमेटली मराठा गॉट डिफीटेड इन 1761, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में तो मराठा खत्म हो गए, तो 1760 में मराठा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अफगान वर पावरफुल, नादिर शाह आए, अहमद शाह अब्दाली आए, लूट करके ले गए। इनके अफगानिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से दे हैव टू रस्ट बैक टू अफगानिस्तान। यहां के नेटिव तो थे नहीं, लूटना था, ले गए बार बार ले जाकर के। तो नाम के लिए मुगल अभी भी रह गए, अगर ये रुकते तो मुगल चले जाते, खत्म हो गए थे। तो अब वो डेसिमेटेड करके छोड़ गए। मोहम्मद शाह पड़े हुए हैं, अहमद शाह पड़े हुए हैं, अकबर द्वितीय पड़े हुए हैं। ठीक है, डर भी रहे हैं। अब इसी बीच में आप देखिए, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में आ गई है, अभी वो ट्रेड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इस स्थिति को कि मुगलों की स्थिति है क्या। ठीक है, एक एक ये नॉर्थ इंडिया की पोजीशन सबको समझ में आ गई। अफगान्स लेड बाई अफगानिस्तान, लिख लीजिए इसको, बना लीजिए, इस चित्र को बना लीजिए। पॉइंट लिख लीजिए इस चित्र को, ट्रायंगुलर स्ट्रगल, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रगल बना, ट्रायंगुलर स्ट्रगल इन नॉर्थ ड्यू टू इंटरनल पावर स्ट्रगल
ड्यू टू इंटरनल पावर स्ट्रगल द इंडियन पावर्स weakened. Due to internal power struggle the Indian powers weakened. Indian power कौन थी? मुगल पावर था ना उस वक्त. Weakened, and this facilitates the political ambitions of East India Company. Hindustan was left with, next point, Hindustan was left with no strong ruler. Next point, in this tragic drama, रोहिला जो रोहिलखंड का एरिया है वहां की ट्राइब थी. रोहिला चीफ, जाट्स, राजपूत्स, they created in this tragic drama Rohila chief, Jat, Rajput, and also fourth लिखिए Nawab of Awadh created a political confusion and played a subsidiary role. ठीक होगी बात. अब इनके ये लोग जो थे रोहिला चीफ जिनकी बात की, जाट, राजपूत, इनका एम्परर तो मुगल था. कंफ्यूज थे कि किसका साथ दें, तो कभी किसी के पीछे लग जाते थे, कभी किसी के पीछे लग जाते थे, इंटरनली किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से किसी. तो दिस इज अ ह्यूमन नेचर है. ये तो किंगडम्स भी ऐसे ही करते थे. तो ये कब होता है? मैंने कहा कि जब किसी को ये लग जाए कि यहां का जो लीड करने वाला लीडर है वो वीक है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि इसी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आपको ये लगने लगे कि यहां जो लीड कर रहा है, यहां का जो डायरेक्टर है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनता, उसे बच्चों के कैरियर से कोई लेना देना नहीं, बच्चे आ जा रहे हैं, फीस जमा कर दे रहे हैं, बैच पढ़ा के सिलेबस करके खत्म चला है, आपके इश्यूज भी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, मैनेजमेंट के नीचे के लोग वो अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल गिव यू अ मैसेज, यहां कुछ नहीं है. और जब यहां कुछ नहीं की फीलिंग आ जाएगी, देन यू विल स्टार्ट मूविंग. आप कुछ और तलाशोगे, किसी और इंस्टीट्यूट को, किसी और लीडर को तलाशोगे, किसी और. भाई जब आपका भरोसा हट जाएगा कि यहां किसी समय मेंटरशिप नहीं मिलेगी, तो आप दूसरा मेंटर तलाशेंगे. तो ऑटोमेटिकली ये, और एक बार शुरू होती है कोई चीज, हवा जिसको बोलते हैं रुख, तो फिर वो रुकता नहीं है. सेम बिल्कुल इसी तरीके से हुआ मुगलों के साथ. जब ये मैसेज गया जाटों को, राजपूतों को, कि मुगल्स स्ट्रांग कब हुए? जब राजपूतों ने उनका साथ दिया. राजा मानसिंह थे ना जिन्होंने एस्टेब्लिश किया मुगल्स को यहां पर. तो अब वही राजपूत, वही जाट जो उनके सपोर्ट में खड़े थे, उनको, उनकी गलती नहीं थी. ऐसा नहीं था कि वो डिसलॉयल हो गए. वो देख रहे हैं कि उनके लीडर मोरली करप्ट हो गए हैं, कैरेक्टर वाइज करप्ट हो गए हैं, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर देयर पब्लिक. तो सिस्टम वीक होगा. तो ये खुद भी चूंकि कंफ्यूज थे बेचारे, इसलिए ये कभी किसी के साथ अलायंस कर रहे थे, कभी किसी को सपोर्ट कर रहे थे. सो ओवरऑल दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल कंफ्यूजन एंड दे बिकम सब्सिडरी टू अदर पावर्स. कभी कोई मराठा का साथ दे रहा है और कभी कोई यूरोपियन कंपनीज का साथ दे रहा है.
ठीक है, ये तो स्थिति मैंने आपको बता दी नॉर्थ में। साउथ में क्या स्थिति हो रही वो भी देखते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? यस यस। देखो मैं बता रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री, आपका क्वेश्चन है कि मुगल्स, क्या दोबारा बोलिए? मुगल्स फेल टू क्रिएट एनी नेशनल फीलिंग। मैं आपको डे वन से कह रहा हूं व्हाट इज द थीम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? हम मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये जानना है कि ये नेशन कैसे बना। आज हम सब लोग एक नेशन की बात पे कैसे इकट्ठे हैं, सारे लोग देश के ऊपर कोई बात आती तो हम सब लोग कैसे एक हो जाते हैं। पहले नहीं थे, मुगल्स के समय में ये नहीं था। और हो सकता है कि अकबर जैसे कुछ लीडर्स और रहते जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करके देखा। उस तरह के लीडर्स अगर और आते, उस तरह के किंग और आते, तो हो सकता है कि कोई नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हो जाती पब्लिक में। बट औरंगजेब के बाद चूंकि वीक लीडर्स थे तो कोई वो सब सारे हेट्रोजोनियस, भाई नॉर्थ साउथ में लॉट ऑफ डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, उनको वो एक नहीं कर पाए। आज डिफरेंसेस हैं बट हम एज ए नेशन वी आर स्ट्रांग। उस वक्त वो एक नहीं थे। पीपुल्स इन द इंडिया वर नॉट फाइटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द नेशन। These all peoples were fighting among themselves for their personal reason, for their dynastic development. But on the contrary, European countries, they came here and they fought for their glory of nation. So national feeling was absent in India, and Mughals failed to create that national feeling in India. लेकिन यही नेशनल फीलिंग अभी गांधी जी जब आके जगाएंगे और जब वो कहेंगे भारत छोड़ो, करो या मरो, जब देश एक हो जाएगा गांधी जी के पीछे, पब्लिक उनके साथ चलने लगेगी। वो प्रोटेस्टेंट जो मैंने बताया था फ्यूडल सिस्टम में सबसे नीचे दबा हुआ तबका था, जब वो सब गांधी जी के साथ जब खड़े हो जाएंगे, पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा, तब जाएंगे ब्रिटिशर्स यहां से। क्यों? अब देश बनने लगेगा। इंडिया एज ए नेशन विल स्टार्ट एमर्जिंग। ये मुगल्स में नहीं था। अगर मुगल्स ये कर ले जाते, इवन पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग टुडे, दे आर फेल्ड टू क्रिएट पाकिस्तान एज ए नेशन। आज तक क्रिएट नहीं कर पा रहे। उनके नाम है कि भाई पाकिस्तान एक नेशन है, कंट्री है, वो ठीक है, बट इंटरनली दे आर नॉट एबल टू स्ट्रेंथन, दे आर नॉट एबल टू यूनाइट। क्यों? बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, एक चीज और भी है कि यह बहुत जरूरी है कि नेशनल फीलिंग आए, उसके लिए जरूरी है कि नीचे आपके पास आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बनी रहें, स्टेबल बनी रहें। राइट? तो ये आई थिंक आई हैव सेटिस्फाइड योर आंसर क्वेश्चन। राइट, चलिए आगे चलते। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द साउथ इंडिया। कहां से करूं प्लस? वाह, थैंक यू। हाँ, देखिए औरंगजेब की बहुत सारी कमियां तो हैं ही, है ना, बट औरंगजेब एक बहुत स्ट्रांग रूलर भी था। लेकिन मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के समय तो मराठा उठने लगे थे ना, शिवाजी आ ही गए थे ना। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखिए कैसे थे, क्या ट्रेवेस्टी है सिस्टम की कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाने वाले राजा जयसिंह थे। जयसिंह ने कन्विंस कर लिया और शिवाजी आ गए उनके दरबार में, और उनके दरबार में आ गए तो अब औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो चले गए, वो अलग बात है। तो अब उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू में, अभी उसी पे आ रहा हूं, नेक्स्ट उस पे आ रहा है। तो अब देखिए हर लीडर हर किसी को सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकता है। बट मैंने बताया ना कि एक स्टेटमेंट मैं हमेशा देता हूं कि लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स कैन कम क्लोज ओनली ऑन अ कॉमन मिथ। कॉमन मिथ
औरंगजेब तक तो ठीक था, उसके बाद के लीडर्स थे, दे फेल टू क्रिएट अ कॉमन मिथ ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। अगर वो कर देते तो कोई नहीं जाता, सब एक साथ बने रहते, उससे पहले बना था ना। तो बट हर व्यक्ति, अच्छा आपको क्या लगता है कि कभी अमित शाह जी के मन में नहीं आता होगा यार मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं? आता होगा ना मन में, कितने भी लॉयल हो मन में तो आता ही होगा कि भाई मैं भी थोड़ा सा कभी प्रधानमंत्री का आनंद ले लूं। देवेंद्र फडणवीस, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, नाउ इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा होता थोड़ी ना चीफ मिनिस्टर फिर कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल जाए। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉइंग द पावर। किसी भी लेवल तक जाएंगे और भविष्य में फिर हो सकता वहां आ जाए। शिंदे को लगता होगा ना कि मैं भी कभी मुख्यमंत्री बनूं। उद्धव ठाकरे के पिताजी थे, लीडर रहे, उनके बेटे बनेंगे, अब उनका बेटा नीचे आदित्य तैयार खड़ा, मैं कब बनूंगा? तो ये वही लोग हैं जो बंगाल के नवाब ने जो सोचा, अवध के नवाब ने सोचा, वो शिंदे साहब ने आज सोचा। भाई लाइन कब टूटेगी? आप ही बनते चले जाएंगे तो इनको मौका कब मिलेगा? अब वो लीडर्स गांधी और नेहरू जी जैसे लीडर्स नहीं है। तो ये सबके मन में रहता है। तो मराठों के मन में भी था, नवाबों के मन में भी था। वो तो खाली मौका लगेगा कि भाई कमजोर हो गए हैं, हमें आना आगे अगले उसमें क्या। और रूलिंग पार्टी के और लीडर्स, चाहे वो जेपी नड्डा साहब हों या बहुत एफिशिएंट लीडर नितिन गडकरी हों, इनके मन में नहीं आता कि हम प्राइम मिनिस्टर बने। मौका लगेगा तो तुरंत बनेंगे। तो यही स्थिति उस वक्त मुगल्स के साथ थी और लोकल रूलर्स के साथ थी। अब हम नॉर्थ की हमने बात करी, अब हम साउथ को जरा समझते। साउथ में दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, साउथ में क्या चल रहा है? आ जाइए। मुगल, औरंगजेब साउथ में है। औरंगजेब अपने करियर के सेकंड हाफ में साउथ में ही चले गए, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब उनके पास आ गया था। दूसरा मराठास, मराठास का कॉन्फ्लिक्ट है यहां। और तीसरा मैसूरियंस, हैदर अली, टीपू सुल्तान। ठीक है, ये साउथ की स्थिति है दक्कन की। और साउथ में एक कॉन्फ्लिक्ट और चल रहा है, इंग्लिश, फ्रांस, फ्रेंच और ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है, तीन पावर्स तो ये हो गई और तीन पावर्स ये हो गई, टोटल 6 पावर लड़ रही हैं आपस में साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, इनकी अगर स्थिति देखेंगे आप इंग्लिश, अच्छा यहां पे इनके जो अलायंसेज हैं कि कभी इंग्लिश पोर्तुगीज मिल जा रहे हैं, इंग्लिश और फ्रांस कभी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इनके जो अलायंसेज हैं, दीज अलायंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट वर बेस्ड ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द यूरोपियन होमलैंड। उनके यूरोप में क्या चल रहा है उस पर बेस्ड होंगे उनके अलायंसेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बिटवीन द 14th एंड 15th सेंचुरी के बीच में यूरोप में एक आप पढ़ोगे कभी 100 years ऑफ वॉर, 100 years ऑफ वॉर, ये हेडिंग है। ठीक है, तो 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई चलती थी, 100 साल तक चली है। और कैसे चलती थी कि इंग्लैंड तो मान लीजिए सपोज यहां कहीं है और फ्रांस यहां कहीं है, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, और फ्रांस में यहां पे नीचे क्या होता था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। और ये बुर्गांडी जो मैंने बताया था आपको, ये बुर्गांडी जो है ये इस फ्रांस का वसाल स्टेट है। अब ये चूंकि डिसलॉयल हो गया, मैंने बताया था कि फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में लड़ने लगे,
और इंग्लैंड ने इसको सपोर्ट कर दिया बुरगंडी को, और यहां पर यह स्थिति आ गई, फ्रांस वॉज अबाउट टू फिनिश जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर वसाल स्टेट बुरगंडी। 100 साल तक युद्ध चला, और यू विल बी सरप्राइज्ड, एक लड़की ने आकर के फ्रांस को बचाया। नाम नहीं पता होगा आपको, एक लड़की ने आकर के, शी वॉज अ पीजेंट, वहां थी नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई थी। उसने कहा फ्रांस को ऐसे नहीं जाने दें। उसका नाम पता क्या है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता दे रहा हूं आपको, जेने डी आर्क। ये पीजेंट थी लड़की, इसने आकर के फ्रांस की पब्लिक को इकट्ठा किया नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ। व्हेन फ्रांस वाज अबाउट टू फिनिश, इसने मूवमेंट चलाया और लोगों को इकट्ठा करके बुरगांडी और इंग्लैंड को यहां से भगाया, इंग्लैंड को वापस भगाया। और अब मजे की बात देखिए, जब ये फ्रांस बच गया, टाइम आपको मैं बता रहा हूं मोटा मोटा 1500, इट इज समवेयर अराउंड 1514, आई एम नॉट श्योर द डेट, आप गूगल करके देख लीजिएगा। जब ये सब शांत हो गया, हाँ मैं डेट को कोई बताने रहा, चूंकि आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, आप इसे देख लीजिएगा। जब ये सब शांत हो गया तो दिस गर्ल वॉज वंट अलाइव, इसको जला दिया गया। इंग्लिश चर्च के आदेश पे इंक्विजिशन, मैंने आपको बताया था, उस इंक्विजिशन पे इस पे इंक्वायरी बैठा करके कि भाई इसने जो है चर्च के खिलाफ बोला, यहीं की उसको जला दिया गया। जब ये जला दी गई, उसके बहुत साल बाद, 30-35 साल बाद, इसके बारे में फिर से चर्चा हुई, फिर इसको सेंट का नाम दिया गया, सेंट जेन d'Arc। आप जब सेंट के बारे में पढ़ते तब इसकी चर्चा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा सेंट जीन d'Arc, शी वॉज अ गर्ल। तो मैं ये इस बात कहां से आ गई, 100 Years ऑफ वॉर में एक हीरोइन मैंने एक निकाली है ना, इनका रोल आपको बताया कैसे एक देश को बचाया। अब चूंकि वहां 100 Years ऑफ वॉर रहा है इंग्लिश और फ्रांस के बीच में, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये लोग यहां दोस्ती करेंगे? सो देवर इन द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, साउथ इंडिया में इंग्लिश कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट में थे। पोर्तुगीज और इंग्लिश की दोस्ती हो जाएगी बाद में, और दोस्ती यहां तक पहुंचेगी कि जो पोर्तुगीज के पास बॉम्बे आइलैंड था, पोर्तुगीज जब यहां आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पे अपनी कॉलोनी बना ली, बहुत सारी जगहों पे, गोवा बना लिया, दमन बना लिया, दीप बना लिया, बसीन बना लिया, चौल बना लिया, महाराष्ट्र ले लिया। और वो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे था वो इंग्लिश को दे दिया, किंग चार्ल्स को दे दिया, द्वितीय को शादी करा दी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ। तो ये तो इनकी दोस्ती हो गई, दे वेंट बैक। अब बहुत समय के बाद, ये 1565 के बाद जब जाएंगे लगभग वापस, तो इनका क्या है कि ब्राजील की तरफ भी जा रहे हैं पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज आपको यहाँ आना बंद हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये इंग्लिश और फ्रेंच का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, और इंग्लिश और फ्रेंच का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा 3 कार्नेटिक वॉर्स के रूप में। 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, वो हम लोग एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स पढ़ेंगे। उस वॉर्स में क्या रहा, उसका क्या आउटकम रहा, क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इनके कॉन्फ्लिक्ट इधर चल ही रहे मराठाओं के, ठीक है। तो अब मुगल क्या करे, नॉर्थ में भी बेचारा मुगल्स परेशान है, और साउथ में भी मुगल्स की स्थिति है। और ये लोग जो हैं, ये कभी फ्रांसीसी जो है मैसूरियन टीपू सुल्तान की मदद करने लगते हैं, कभी किसी और की मदद करने लगते हैं। तो इनके अलायंसेस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो फिर नीचे पॉलिटिकल कंफ्यूजन था जबरदस्त। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा ओवरऑल मुगल्स जो है वो वीक होते चले जा रहे हैं और डिसइंटीग्रेट होते चले जा रहे हैं। चित्र बना लीजिए, कुछ लिखवा देते हैं। मैं यहां मराठा के साथ साथ निजाम और बताना भूल गया आपको, निजाम्स, ठीक है, साउथ इंडिया के निजाम, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा थे। यूरोपियन कंपनीज
creates political confusion, as they changed their alliances at the dictates of home government. अगर आप ये पोर्तुगीज की जगह डच लिख लेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि पोर्तुगीज वॉज अबाउट टू फिनिश, वापस जा रहा, पोर्तुगीज के बाद डच आ रहे हैं, तो डच के कॉन्फ्लिक्ट, भाई पोर्तुगीज की तो दोस्ती हो गई, पोर्तुगीज चले गए, डच अभी बचे हैं यहां पर, अब डच इमरजेंट होकर के आ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इन, आप इसको चारों के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में भी देख सकते हैं, बट पोर्तुगीज चले जाएंगे, डच आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके होम गवर्नमेंट में जो चल रहा है, इनके यूरोप में जो चल रहा है, उस पर डिपेंड इनके रिलेशन करेंगे। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, डच का लिखा देता, डच एलिमिनेटेड पोर्तुगीज, डच एलिमिनेटेड पोर्तुगीज फ्रॉम इंडिया, सिलोन and the Spice Islands. Spice Islands. And faced new contenders. And faced new contenders in the form of English and French. English and French. English and French. And finally, Dutch also withdrawn from India. डच बहुत पावरफुल थे, डच बहुत पावरफुल थे। डच का क्या था, ऊपर हॉलैंड वाला जो एरिया था, इस वक्त स्पेन जो है यूरोप में एक पावर था, और यूरोप में मैक्सिमम पोर्शन में स्पेनिश किंगडम का ही राज चलता था। लेकिन हॉलैंड वाले एरिया में कॉन्फ्लिक्ट और रिवोल्ट शुरू हो गया। जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो वहां से हॉलैंड इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया तो वो डच कहलाए, जो डच कहलाते हैं, तो वो लोग अपना अलग से। लेकिन उनकी विशेषता क्या थी डचों की, वो दे डिड नॉट केम डायरेक्टली टू द इंडिया, दे केम एंड वेंट टू दिस मलेशियन एरिया, ठीक है, जिसको मोलुक्काज भी जानते हैं ना, मोलुक्काज बोलते हैं उसी मलेशियन इंडोनेशियन आइलैंड को मोलुक्काज भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पेपर लेना था उनको, अब उन्हें पता चल गया वहां से आ रहा है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे चले गए। इंडिया गए थोड़े समय के लिए, उनको लगा इतना कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, पोर्तुगीज को हटाया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा इतना कॉन्फ्लिक्ट है इंग्लिश इनके मुगल साथ, हमें तो पेपर लेना, तो नीचे धीरे से निकल गए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आपने ये भी पढ़ा कि विजयनगर एम्पायर गया, ये सारे एम्पायर गए पेपर के चक्कर में थे, वहां जाएंगे, वहां से पेपर लेके आएंगे इंडिया में और यहां से ट्रेड करेंगे। अदरवाइज क्या मतलब था नीचे जाने का, टापुओं पे जाने का क्या मतलब था, ठीक है। वहां डच वहां पे बहुत समय तक रहे, काफी समय तक डच इंडोनेशिया और ये मलेशिया, जावा, सुमात्रा वाले एरिया पे रहे, ठीक है। अब बचा कौन कौन यहां पे नीचे, रेजिडुअल में कौन कौन बचा, फ्रांस बचे और इंग्लिश बचे। और इंग्लिश और फ्रांस वहां पे उनके 100 ईयर्स वॉर हुआ उनका, तो वो यहां तो कोई मतलब ही नहीं था उनका। और अब इनकी सरकारें जो वहां की गवर्नमेंट है, उनके सपोर्ट में ये लोग आ रहे हैं यहां पर, जब कंपनी बना करके आ रहे हैं, तो ये दिस इज द रीजन कि यहां पे कभी ये लोग एक नहीं हुए। और 3 एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स होते हैं बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रांस, लिख लीजिए, रेजिडुअल इंग्लिश एंड फ्रेंच fought, residual English and French fought 3 Carnatic wars, in which English emerged victorious.
जब इंग्लिश साउथ इंडिया में विक्टोरियस हो गए, ठीक है, तो आप देखिए क्या है, मक्खी कहाँ है, मक्खी, English emerged victorious and they subordinated three major powers in the South India. ठीक है, निजाम को सबॉर्डिनेट कर लिया, माइसूरियंस कार्नेटिक वॉर्स के बाद ये सबॉर्डिनेट हो गए, ठीक है, एंड बचे कुचे मराठा सबॉर्डिनेट हो गए, ठीक है। साउथ इंडिया में इंग्लिश, और ये इतने, आप देखिए 19 सेंचुरी के सेकंड डेकेड में आप आएंगे, लगभग 1820 तक आप देखोगे कहां कहां चले गए। 1757 का प्लासी, 64 का बक्सर करते हो, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस चले जाएंगे, पंजाब ले लेंगे, सिंध ले लेंगे, नीचे सिलोन ले लेंगे, लोअर बर्मा ले लेंगे, पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स फैल जाएंगे। मात्र सेकेंड डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी तक, 1820 तक आप देखेंगे मोनोपोली हो जाती है इनकी, ठीक है। और अब ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, वहीं चल रहे हैं सीधे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात आपको इतनी। सेकंड, अब पॉइंट लिख लें किसमें, बाय द सेकेंड डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी whole of India passed under direct British rule or English protectorate, protectorate। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स फॉर ब्रिटिश सक्सेस, मतलब ये जो मैंने लिखाया कि पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स कैसे सेट, मतलब फैल गए और कैसे स्टेब्लिश हो गए, उसके क्या कुछ फैक्टर्स। सो देयर आर 3, 4, 5 पॉइंट्स जो आपको समझने पड़ेंगे, और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही आपको अपना आंसर लिखना है, राइट। एक क्वेश्चन में आपको और उधर लिखा दूं, एक डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट दे दे रहा हूं, आप सोचिएगा, आप ये जितना मैंने पढ़ाया इस पे आपका ये स्टेटमेंट आप सोचेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस स्टेटमेंट। सो पी स्पियर, हिस्टोरियन है, यूरोपियन हिस्टोरियन है, पी स्पियर, ही सेड, डबल कॉम लिख लेंगे, इट वॉज इन दिस वे, इट वॉज इन दिस वे दैट the British proved to be, that the British proved to be the residuary legatee of the unclaimed unclaimed state of हिंदुस्तान। कोई बचा ही नहीं था, कौन करेगा क्लेम। फैक्टर्स फॉर ब्रिटिश सक्सेस पे पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं। क्या कारण रहे कि ब्रिटिशर्स यहां पे आकर के सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, दे वर सुपीरियर देन अस इन आर्म्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आर्म्स।
मिलिट्री में हमसे आगे थे, स्ट्रैटेजी में हमसे आगे थे, एंड टैक्टिक्स में हमसे आगे थे। आर्म्स, मिलिट्री, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स में हमसे बहुत आगे थे। ऐसे बताओ, आर्म्स की अगर हम बात करें तो आर्म्स में उनके पास, हम लोग तो जैसे बंदूकें हैं हमारे पास, मुगल्स के पास या फ्रांसीसियों के पास या मराठाओं के पास, वो हिंदुस्तानी आर्म्स की कैपेसिटी ये थी कि वो एक फायर करते थे तब तक उनके आर्म्स 3 फायर कर देते थे। एक बात। दूसरी, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग कैनन्स। हमारे पास कैनन्स नहीं थे, तो आर्म्स में हमसे अच्छे थे, मिलिट्री में बहुत डिसिप्लिन थे, और स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स तो इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स ही थी कि वो इतने साल आराम एज ए ट्रेडर आए और आकर के यहां एस्टेब्लिश हो गए। तो किसी भी सक्सेस के लिए आपको, मैं ये नहीं कहता आज आर्म्स और मिलिट्री इकट्ठी कर लीजिए, बट यू शुड बी, अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ऑल्सो द टैक्टिक्स। और अगर आर्म्स हैं आपके पास, आपकी बुक्स आपकी आर्म्स है, यही हथियार हैं आपके, और आपके पास एक छोटी सी मिलिट्री भी है देखा जाए तो। मैं हो गया, मेरे और साथी टीचर्स हो गए, दे आर रेडी फॉर यू, वी आर रेडी टू एक्ट एज ए मिलिट्री फॉर यू। आर्म्स आपके पास हैं, आप उन आर्म्स को चलाना है, किताबों को पढ़ना है, बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी है, और आपको सिलेक्शन लेना है। यह थी ब्रिटिशर्स की खूबी। इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। ब्रिटिशर्स वर सुपीरियर इन आर्म्स, मिलिट्री, strategy and tactics in comparison to Indian powers. Indian arms were outclassed. Whereas Britishers were using cannons and the latest weapons. Moreover, Indian military officers could not match with the European officers' ability. सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, मिलिट्री डिसिप्लिन। मिलिट्री डिसिप्लिन में जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे, यूरोपियन मिलिट्री के लोग थे, दे वर वेरी लॉयल टू द कंपनी। ठीक है। और इंडियन मिलिट्री के जो लोग थे वो दे वर नॉट दैट लॉयल। उसका एक रीजन ये भी था, रहा होगा, कि जो इनके जो मिलिट्री के लोग थे, इनको सैलरी रेगुलर मिलती थी और टाइम पे मिलती थी। ठीक है। और इंडियन वालों को टाइम पे मिलती नहीं थी। अरे भाई अगले महीने ले लेना, फिर ले लेना। अब मिलिट्री के लोग घर से निकले हैं कमाने के लिए, जान देनी है, सामने कैनन्स हैं और इतने पैसे भी नहीं है।
तो नेचुरली मैंने बताया ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वीक होगा तो वो फिर हर तरीके से वीक हो जाएगा। और उस वक्त यूरोपियन कंपनीज की जो ट्रेड का आंकड़ा देखते हैं, दैट वाज अराउंड, एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा फॉरेन ट्रेड देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हमारे देश में आई उनकी फॉरेन ट्रेड अगर देखेंगे तो इट वाज इक्वल टू 10 करोड़ डॉलर। इतनी यूरोप फॉरेन ट्रेड हो गई थी इनकी। और 10 करोड़ डॉलर्स में भी कैलकुलेशन करके बताते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो अब यूरोपियन कंपनीज के फेवर में था, मतलब इन पे ज्यादा पैसा था। 7.5 करोड़ डॉलर इनके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड में पैसा था। तो इसका मतलब यूरोपियन कंपनीज जो है ज्यादा रिच थी, रिसोर्सेज ज्यादा थे। रिसोर्सेज ज्यादा थे तो एप्ट लोगों को रखा भी, उनको रेगुलर सैलरी भी देते थे। रेगुलर सैलरी मिलेगी तो लॉयल रहेगा ऑफिसर, ट्रेनिंग भी मिल रही उनको। और ऑन द कॉन्ट्ररी, चूंकि इंडिया में मुगल्स हो गए, सारे जितने भी मैंने बताए ये सब वीक हो रहे हैं। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पहले भारत के पक्ष में था वो अब यूरोपियन कंपनीज के पक्ष में है, तो इसका मतलब हमारे तो रिसोर्सेज चले गए हैं, तो हम अपने लोगों को पे नहीं कर पा रहे हैं। तो पे नहीं कर पाएंगे तो कोई लॉयल्टी आपको मिलेगी? नेशनलिज्म फीलिंग तो थी नहीं। आज जैसा थोड़ी ना है, आज तो पैसा नहीं भी मिले आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर देश पे आक्रमण हो गया तो वो जान दे देते हैं अपनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। लेकिन तब ऐसा नहीं था। क्यों? कि कोई नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं थी उस वक्त, तो था कि डिसलॉयल हो जाते थे वो। तो सेकंड पॉइंट वो क्या? मिलिट्री डिसिप्लिन। तभी आप दूसरे देश में जाकर के उसको। तीसरा पॉइंट लिख लें, सिविल डिसिप्लिन। सिविल, इस पॉइंट को भी आप सेकंड पॉइंट से ही कनेक्ट कर सकते हैं। सिविल डिसिप्लिन ऑफ कंपनी सर्वेंट्स। ठीक है, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, सिविल सर्वेंट्स जो थे, वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आते थे, अच्छी सैलरी पे थे, सो दे वर मोर डिसिप्लिन, रिगरस ट्रेनिंग, अच्छे कमांडर्स, है ना। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, सिविल डिसिप्लिन ऑफ कंपनी सर्वेंट्स। और देयर वाज नो सिविल डिसिप्लिन ऑफ कंपनी सर्वेंट, देयर वाज नो हेरिडिटरी सिस्टम, और देयर वाज नो हेरिडिटरी सिस्टम और द सिस्टम बेस्ड ऑन कास्ट। इस तरह कोई सिस्टम नहीं थे उसमें कि भाई वो हेरिडिटरी आएगा, एक कमांडर उसका दूसरा कमांडर आएगा, या फिर कास्ट के बेस पे नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियन आर्मी में सिस्टम क्या है कि कास्ट के बेस पर बन रहे हैं, रेजिमेंट्स अलग अलग बनाए जा रहे हैं, किसको कहां पे रखना है, ठीक है, एक ही सिस्टम है। तो एक सिविल डिसिप्लिन जो था उनके कंपनी के सर्वेंट का, वो बहुत स्ट्रांग था। तो आप शुरू से लेकर तीनों बातों में एक बात इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, डिसिप्लिन। अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है, क्लास में बहुत जरूरी है, घर पे पढ़ते समय जरूरी है, डेली दिनचर्या में बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आकर के पूरे देश में फैल गई। और जब उनका डिसिप्लिन गड़बड़ हुआ होगा तभी वो वीक हुए होंगे। आगे बताएंगे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सो देयर वाज अ ब्रिलियंट लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रिलियंट लीडरशिप। ब्रिलियंट लीडरशिप क्यों कह रहा हूं मैं? आप देखो, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलीजली हैं, और बता दो एक आध। डलहौजी, अरे बहुत बढ़िया नाम लिया तुमने, डलहौजी। ये तो खेल ही बदल गया सारा। लॉट ऑफ ब्रिलियंट लीडरशिप आपको देखने को मिलेगी। इंडियंस में भी अच्छे लीडर्स थे, ऐसा नहीं था। आपको अच्छे लीडर्स यहां पे भी मिलेंगे। आपको पेशवा हैं यहां पर,
माधवराव सिंधिया है यहां पर, होलकर हैं यहां पर, जाट लीडर्स हैं यहां पर, रंजीत सिंह है यहां पर, ठीक है, यहां पे भी बहुत अच्छे लीडर्स आपको मिले हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी, इनके इन लीडर्स के साथ साथ इनकी सेकंड लाइन का लीडर जो था वो भी बहुत बढ़िया थे। जैसे आप देखेंगे आयरकूट सेकंड लाइन लीडर थे ये, आर्थर वेलेजली सेकंड लाइन लीडर थे ये। तो पहली लाइन तो तैयार है, दूसरी लाइन के लीडर भी तैयार हैं। और हमारे यहां क्या था कि हमारे सेकंड लाइन के लीडर तैयार नहीं थे। ये डिफीट हुए या ये मारे गए तो सेकंड लाइन के लीडर हमारे यहां तैयार नहीं थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अ डिसीजंस, राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। एंड समहाउ इफ द लीडर गोज अवे, डेथ हो जाती है, नहीं रहते हैं, अगर सेकंड लाइनर लीडर नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखोगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बसपा इन उत्तर प्रदेश। मैडम मायावती इज अ ग्रेट लीडर, पॉपुलर लीडर, बट व्हाट आफ्टर मायावती जी? यू कैन नॉट नेम अ पर्सन, सेकंड लीडर है ही नहीं कोई। तो लीडर की यह जिम्मेदारी भी होती है, अच्छे लीडर की, कि वो सेकंड लाइन का लीडर को ट्रेंड करता चले और तैयार करता चले। वो क्वालिटी इनके अंदर थी, हमारे यहां लोगों में क्यों नहीं थी? कि हम आपस में वी वर फाइटिंग फॉर द पर्सनल रीजंस। हम डायनेस्टी के लिए लड़ रहे थे, पर्सनल गेन के लिए लड़ रहे थे, ग्लोरी ऑफ द नेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे। दीज लीडर वर फाइटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर नेशन, वी वर फाइटिंग फॉर डायनेस्टीज। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा थे, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध इतना पॉपुलर है, लड़े कौन थे? टू राजपूत वर फाइटिंग, अकबर की तरफ से राजा मानसिंह। इंटरनली लड़ रहे हैं लोग, नाम किसका हो रहा? हल्दी घाटी की युद्ध, अकबर जीत गए। सेम थिंग लास्ट तक चलती आती कि हमारे यहां लीडरशिप कमजोर है, सेकंड लाइन का कोई लीडर नहीं था। सो दिस वॉज अगेन अ वेरी बिग रीजन फैक्टर फॉर द कॉज ऑफ द ब्रिटिश राइज इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, पैरा चेंज करके लिख दिए। हमने कितने पॉइंट लिखा दिए? 3 लिखा दिए ना, 4 हो गए। ब्रिलियंट लीडरशिप लिख लीजिए, ब्रिलियंट लीडरशिप सच एज क्लाइव, सेंटेंस में लिखवाता हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स, मुनरो, लॉर्ड मुनरो बोला था क्या तुमने? एल्फिंस्टोन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, and also they have a secondary line of leadership, Ayrkut, Lord Lake, पानी देने रहा, Arthur Wellesley, they all fought for the glory of, they all fought for the glory and the cause of their country. Para change, India has a good leaders like Hyder Ali, Tipu Sultan, Chin Kilich Khan, माधवराव सिंधिया, जसवंत राव होलकर, रंजीत सिंह, नाना फडणवीस, but they all lacked second line trained personnel and leaders.
एक हिस्टोरियन है, लिख लीजिए पर्सिवल स्पीयर। इनका एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, अ विक्ट्री फॉर इंडियन लीडर वॉज अ विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ। तो लगाएंगे सेमी कोलन लगाएंगे, विक्ट्री ऑफ एन इंग्लिश जनरल वॉज अ विक्ट्री फॉर इंग्लैंड। फिफ्थ पॉइंट और लिख लीजिए, इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी। हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी। Britishers never ignored trade and commerce. Towards the end of 18th century, companies foreign trade crossed 10 crore dollars with annual foreign trade crossed 10 crore dollars with annual balance of trade of 7.5 crores dollar. Thus, they were able to finance military campaign. And dividends to their shareholders. Dividends to shareholders. They were also a great sea powers. डिविडेंड टू शेयर होल्डर मैंने इसलिए बताया कि कंपनी बनी है इंग्लैंड में, तो वहां उसके शेयर होल्डर्स है ना, मालिक लोग बैठे वहां, वो तो आ नहीं रहे, उनके सर्वेंट से आ रहे हैं। तो जब कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। तो कंपनी के लोग जो है वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इतनी अच्छी लाइजनिंग रखते थे, इसीलिए मोनोपोली रही यहां पर हमेशा उनके पास। उनको लग रहा था प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, तो वहां पे मैनेज वो करते थे पूरा। इवन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुत सारे लोग कंपनी में शेयर रखते थे। ठीक है, जैसे आज कंपनी में मान लीजिए अदानी जी की कंपनी में कुछ टॉप बड़े लीडर्स का शेयर हो, शेयर्स के बारे में पता नहीं चलता इजीली, तो अदानी जी कंपनी या किसी और की कंपनी को कुछ फेवर तो मिलेगा ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। सेम वॉज विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पैरा चेंज करके लिख लें, लेट्स सम अप दिस। above all dynamic English people and motivated by a common ideal of fighting for glorification faced a static Indian society. Static Indian society is still deeped in a medieval ideals,
of religious complexes, and altogether devoid of political nationalism, devoid of political nationalism of modern type. Thus India left far behind. Thus India left far behind Europe in the race for material civilization and thus lost her political independence. And thus lost her political independence. So I must stop the class today. आज का टॉपिक मेरा खत्म हुआ है. मैं आगे क्या कराऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आइएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश कंपनीज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूंगा. और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग मुगल एम्पायर पे भी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम औरंगजेब. तो मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी में क्या चाहता हूँ, आप लोग देखिए इसी तरह पढ़ के आइएगा थोड़ा, तो मेरे साथ एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग, इसलिए अच्छे से कर पाएंगे इसको. हमें 2-3 चीज़ें पैरेलल समझ के चलनी है. सबसे पहले तो हमें 15th आप ये 15th क्या मक्खी है क्या भाई? अच्छा, तुम नहीं मानोगी. फिफ्टीन सेंचुरी का रेनेसा आपको पढ़ना है. ठीक है, मैं भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा, बट आप इसको पढ़ करके आइएगा मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए. पैरेलल ये करना है. दूसरा हमको इसके बाद दूसरा आप जो है मुगल एम्पायर औरंगजेब से स्टार्ट करते हुए नीचे लास्ट 1857 तक इसकी इनकी एम्परर्स की एक टाइमलाइन बना लीजिएगा, ताकि जब हम डिस्कस करें कि जब अकबर गद्दी पे बैठे तब यूरोप की कंपनी का क्या स्थिति थी, जब औरंगजेब आए हैं तब यूरोप में कंपनी की क्या स्थिति, तो आप उसको साइमल्टेनियसली देख पाएंगे. ठीक है, रेनेसा इसलिए कह दिया, रेनेसा आप देखेंगे तो आपको अवेकनिंग दिखेगी यूरोप के अंदर. ठीक है, तब हम जाकर के नीचे इनको पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, इनका थोड़ा सा इनके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया. कुछ पॉइंट्स आपको बता दूंगा और फिर मैं आपका कराऊंगा प्लासी का बैटल. ठीक है, प्लासी के बैटल के बाद हम करेंगे बक्सर का बैटल, और बक्सर के बैटल के बाद हम करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के क्या चर्चा होती है और कैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है. तो हम अब 1857 तक 1757 से 1857 तक हमें पैरेलल ईस्ट इंडिया कंपनी कहां ग्रोथ कर रही, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन कौन से चार्टर उनके फेवर में पास हो रहे हैं, उन चार्टर्स का इंडियन सोसाइटी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, यहाँ की ट्रेड, यहाँ के कॉमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, और 1857 में चल करके विद्रोह कराएंगे, 1857 का विद्रोह. किसी का कोई क्वेश्चन हो बताइए. एनी क्वेश्चन? देखिए ऐसा है कि अगर आपके देश में कोई अथॉरिटी है और आपने कंपनी बना ली, पहली बात तो समझिए कि आप प्राइवेट कंपनी बना जरूर ली, बट आप जब देश से बाहर निकलेंगे ट्रेड करने के लिए, अपने पोर्ट छोड़ेंगे, तो आप उसी वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है एक तरीके से. नंबर 1. आपका पॉइंट था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों एक्ट बनाती थी.
तो वो एक स्टोरी है, आपको बताऊंगा कि जब बक्सर का बैटल हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंडिया में खुद करप्ट होने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में आ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सरकार से फाइनेंशियल एड मांगी। तो सरकार ने कहा कि सरकार ने एक कमेटी बैठाई, और जब कमेटी बैठाई तो उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ही इतने करप्ट हो गए, इसलिए कंपनी पर्सनल ट्रेड करने लगे खुद ही वो। तो सरकार ने कहा भाई ठीक है, हम आपको, एक तो आप वहां पे जाकर के हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको फाइनेंशियल एड करेंगे, बट फ्रॉम नाउ वी विल रेगुलेट यू। तब उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया, और उसमें उन्होंने कहा कि अब गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, हाँ, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनके ऊपर जो था वो गवर्नर बंगाल का जो था उसको इन तीनों के ऊपर कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बता, चलो वो मैं पुर्तगीज शुरू करूं तब बताऊंगा आपको, फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ट्रेडिंग पोस्ट का।